नमस्कार। जापान में ना अभी हाल ही में 5 जुलाई को लेकर काफी गहमा-गहमी थी। हाँ, वो एक प्रलय वाली बात। जी हाँ, एक कथित प्रलय की भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही थी। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जा रहे हैं। अच्छा। हमारे पास इस पर कई चीजें हैं देखने को, खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं और एक खास जापानी कॉमिक बुक मतलब मैंगा का जिक्र भी है। ओके। मकसद ये समझना है कि भाई ये अफवाह फैली कैसे, असर क्या डाला इसने और असलियत क्या थी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब आप मानेंगे नहीं, एक पुरानी जापानी कॉमिक बुक से शुरू हुआ। हाँ, वो रायो टात्सुकी की मंगा बिल्कुल द फ्यूचर आई सॉ। बिल्कुल। ये लिखी तो गई थी 1999 में, पर पूरी तरह सामने आई 2021 में। हाँ। अब इसमें एक पैनल था जिसकी व्याख्या कुछ लोगों ने ऐसे कर ली कि 5 जुलाई 2025 को सुबह 4:18 के आसपास। हाँ, टाइम भी बताया था कुछ रिपोर्ट्स में। हाँ, कि जापान में कोई बड़ी आफत आने वाली है, भूकंप, सुनामी या शायद कोई एस्ट्रॉइड गिरेगा। अच्छा। और इसको हवा क्यों मिली इतनी? हवा इसलिए मिली क्योंकि कहा गया कि इसी मंगा के मतलब पुराने एडिशन ने 2011 के तोहोकू वाले भयानक भूकंप और सुनामी की भी कथित भविष्यवाणी की थी। ओहो, तो ये लिंक बन गया। हाँ, तो लोगों की चिंता बढ़ गई। मतलब स्वाभाविक था। और यहीं पे ये दिलचस्प हो जाता है कि कैसे इस तरह की भविष्यवाणियां या कह लें व्याख्याएं कैसे जोर पकड़ लेती हैं, सही। खासकर जब उन्हें पिछली किसी घटना से जोड़ दिया जाए जिसे लोग मानते हैं कि हाँ, ये तो सही साबित हुई थी। ये असल में हमारी उन गहरी चिंताओं को दिखाता है जो आपदाओं को लेकर हमारे मन में कहीं ना कहीं होती हैं। हाँ, और हम कैसे अस्पष्ट संकेतों में भी कोई पैटर्न ढूंढने लगते हैं। इसका असर भी हुआ और वो भी असली दुनिया में। अच्छा। क्या हुआ, कई लोगों ने खासकर हांगकांग, ताइवान और मेनलैंड चीन से अपनी जापान की ट्रिप्स या तो कैंसिल कर दी या पोस्टपोन। अरे बाप रे। हाँ, कुछ एयरलाइनों ने जैसे ग्रेटर बे एयरलाइंस, हांगकांग एयरलाइंस, इन्होंने तो कम बुकिंग के चलते तोकुशिमा और सेंडाई जैसे शहरों की फ्लाइट्स कम कर दी या रोक दी। मतलब सीधा आर्थिक असर। बिल्कुल। टूरिज्म के आंकड़े देखें तो मई में हांगकांग से आने वालों में करीब 11% की कमी थी। और जून जुलाई की शुरुआत में तो इन बाजारों से आने वाले टूरिस्ट्स में पिछले साल के मुकाबले 50 से 83% तक की गिरावट आ गई। 50 से 83%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सोशल मीडिया का तो पूछिए मत। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, सब पर #July5Disaster हैशटैग के साथ हजारों पोस्ट। हाँ, देखा था मैंने भी। इसने खासकर युवाओं में एक तरह की, वो क्या कहते हैं, एपोकलिप्टिक एंजाइटी, प्रलय की चिंता फैला दी। ये सिर्फ ऑनलाइन बज़ नहीं था, इसका वाकई असर पड़ रहा था। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि डिजिटल जमाने में गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से फैल सकती है। हाँ, और उसका कितना ठोस इकोनॉमिक असर भी हो सकता है। सिर्फ एक अफवाह ने टूरिज्म इंडस्ट्री हिला दी। सही कहा। ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी चुनौती आज के दौर में, जहां डर कई बार फैक्ट्स पर हावी हो जाता है। अच्छा, इस सब के बीच अधिकारियों ने क्या कहा? हाँ, ये जानना जरूरी है। जापान की जो मौसम विज्ञान एजेंसी है, JMA, फिर रॉबर्ट गेलर जैसे जाने माने भूकंप विज्ञानी हैं, और जो लोकल अथॉरिटीज थी, सब ने एक ही बात कही कि भाई वैज्ञानिक तौर पर भूकंप या सुनामी की ठीक भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक पोजीशन है। बिल्कुल। NHK जो जापान का नेशनल ब्रॉडकास्टर है और मैनेची जैसे बड़े अखबारों ने भी साफ साफ कहा कि इन अफवाहों का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हाँ। घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है। और साथ ही जो टूरिज्म वाले अधिकारी थे, उन्होंने जापान की तैयारियों पर जोर दिया कि देखो, हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड सख्त हैं, J अलर्ट जैसा वार्निंग सिस्टम है। हाँ, जापान तैयार तो रहता ही हमेशा। वही उन्होंने कहा कि शांत रहें, पर हाँ, हमेशा की तरह सतर्क और तैयार जरूर रहें। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इस बात पर जोर देता है कि हमें वैज्ञानिक सहमति और जो भरोसेमंद स्रोत हैं उन पर यकीन करना चाहिए। सही। न कि सनसनीखेज दावों पर। और ये समझना भी जरूरी है कि भूकंप जैसी जटिल कॉम्प्लेक्स नेचुरल घटनाओं की भविष्यवाणी विज्ञान के लिए क्यों मुश्किल है। हाँ, इसमें इतने सारे अनिश्चित फैक्टर्स हैं। ये एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग का भी सबक है ना। बिल्कुल। और फिर आया 5 जुलाई का दिन। क्या हुआ उस दिन? हाँ, इंतजार तो सब कर रहे थे। कुछ नहीं, मतलब कुछ खास नहीं। चीन का जो सोशल मीडिया है वीबो, वहां लोगों ने ट्रेंड कराना शुरू कर दिया, जापान में कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ,
दक्षिण पश्चिमी समुद्र में एक मामूली कंपन जरूर रिकॉर्ड हुआ, जैसा कि अक्सर होता रहता है। वो तो नॉर्मल है। हाँ, लेकिन कोई विनाशकारी भूकंप या सुनामी कुछ नहीं। अधिकारियों ने भी कंफर्म किया कि उस दिन कोई सुनामी वार्निंग या ऑफिशियल डिजास्टर अलर्ट जारी नहीं हुआ था। तो मतलब अफवाह झूठी निकली पूरी तरह से। तो इस सब से हम क्या सीखें, निचोड़ क्या है? सार ये है कि एक मंगा की गलत व्याख्या से एक अफवाह शुरू हुई। हाँ। सोशल मीडिया ने उसे फैला दिया। बिल्कुल। इसने बिना किसी वैज्ञानिक आधार के असली दुनिया में उथल-पुथल मचाई, खासकर टूरिज्म में। जी। और आखिर में झूठी साबित हुई। बिल्कुल। तो याद रखने वाली बातें: मंगा की भविष्यवाणी कोरी कल्पना, यात्राओं पर असर हाँ डर की वजह से पड़ा, 5 जुलाई को आपदा, कोई ऑफिशियल चेतावनी नहीं, कुछ हुआ नहीं। और क्या तैयार रहना चाहिए? हाँ, जापान में तो हमेशा ही समझदारी है, पर उसका इस अफवाह से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही कहा। ये घटना हमें सिखाती है कि कोई भी जानकारी, खासकर ऐसी भविष्यवाणियों वाली, हाँ, उस पर यकीन करने से पहले सोचना, स्रोत को जांचना कितना जरूरी है। जापान की जो असल तैयारी है, उनकी जो आपदा प्रबंधन क्षमता है, वो एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सही बात। उसको इस तरह की अफवाहों से नहीं मिलाना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में ये गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या? कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में भी हमारा समाज, हम लोग इस तरह की भविष्यवाणियों के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हो जाते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या ये हमारी सामूहिक चिंताओं को दिखाता है, या फिर अनिश्चितता के बीच किसी तरह की निश्चितता पाने की हमारी जो एक मानवीय इच्छा होती है, उसे दर्शाता है? इस पर सोचा जा सकता है।